हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज से हम 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट, और चैप्टर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 3 है मोशन इन अ प्लेन, और चैप्टर 4 इसके अंदर पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, और चैप्टर 5 में वर्क एनर्जी एंड पावर, और चैप्टर 6 है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और चैप्टर 7 में है आपका ग्रेविटेशन। तो ये जो है हमारी फर्स्ट जो बुक है यानी फिजिक्स पार्ट 1, उसका ये सिलेबस रहने वाला है। तो उससे पहले एक ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जो आपके सिलेबस में अब नहीं आता। ये जो पहले पुरानी बुक्स थी उन सिलेबस में आता था, बट ये चैप्टर भी पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये आपको आगे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। जो चैप्टर का नाम था इसमें फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में यानी इसमें बताया आपको फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की कौन कौन से ब्रांचेज है, फिजिक्स के अंदर क्या क्या कौन कौन से फोर्सेज है, उनका क्या रोल है, वो सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो था, इसमें बताया कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसी भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में। कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, बायोलॉजी का एग्जाम्पल लें, तो जैसे डाइजेशन सिस्टम है, तो डाइजेशन सिस्टम भी क्या है? एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करता है। अगर कोई फ्रिज जो है वो वर्क कर रहा है, अब चल रहा है, वो कूलिंग दे रहा है, तो उसके पीछे भी क्या है? एक प्रॉपर सिस्टमाइज उसका तरीका होगा, तभी क्या कर रहा है वो उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो जो साइंस है वो क्या है? सिस्टमाइज्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। नॉलेज किसके बारे में? नेचुरल फिनोमिना के बारे में, कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं हमसे रिलेटेड, या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो है साइंस। अब उनके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे विंड्स कैसे मूव कर रही हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर। अब साइंस को जो ब्रॉडली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल मीन्स बायो, यानी जो साइंस क्या करती है? दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि ह्यूमंस जो हैं या प्लांट्स जो हैं, तो इनसे जो रिलेटेड है, या एनिमल्स जो हैं, इनसे रिलेटेड इनके बिहेवियर के बारे में, कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, या हम कहें हमसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कि प्लांट जैसे फूड अपना कैसे प्रिपेयर करते हैं, उन्हें पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, बायो के अंदर स्टडी करते हैं। दूसरी जो ब्रांच है वो है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंदर हमारे दोनों आ जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स जो है वो किसके बारे में बताती है? कौन सा? नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, यानी हमारे आसपास जो चीजें हैं वो कैसे डील करती है, विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। टाइम कैसे चल रहा है, टाइम को हम मेजर कैसे करेंगे, मोशन कैसे हो रहा है किसी भी चीज का, या मैटर कैसा है हमारे आसपास। अगर जैसे कोई बॉटल रखी है, तो बॉटल क्या है? एक मैटर है। तो वो किस टाइप का मैटर है, या एनर्जी है, रेडिएशन है, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर करते हैं। अब केमिस्ट्री क्या है? जो किसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर? स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंसेस, यानी हमारे आसपास में जो भी चीज है उसकी स्टडी, और उसके स्ट्रक्चर को बताना, और उसके कंपोजिशन को बताना। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कंपोजिशन क्या है, सॉल्ट किससे मिलकर बना है, या फिर मिल्क है, या हम बोले लैक्टिक एसिड्स हैं, एसिड हैं, बेस हैं, जो भी चीजें हैं, तो उनके बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे वाटर है, तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्सीजन गैस है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, और उनके चेंज के बारे में क्या बताती है? केमिस्ट्री बात करती है। तो ये इसकी मेन साइंस की तीन ब्रांचेस होगी, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, फिजिक्स जो है नेचुरल वर्ल्ड जो है हमारा उसके साथ डील करती है, और केमिस्ट्री जो है जो हमारे आसपास में जो भी सब्सटेंसेस है या जो भी मैटर है उनके कंपोजिशन और उनके चेंज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो फिजिक्स पढ़ना है, तो हम फिजिक्स की सब ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कि फिजिक्स जो है अब वो नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताती है, तो उसके अंदर मेनली 5 ब्रांचेस हम इंक्लूड करते हैं। पहली जो है मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? दैट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत कम स्पीड पर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब
दैट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी जहां भी क्या आ जाएगा, ऑप्टिक्स आ जाएगा, वहां किसकी बात आ जाएगी, लाइट की बात आ जाएगी। यानी ऑप्टिक्स किसके साथ डील करती है, लाइट के साथ में। तो लाइट का नेचर बताती है, प्रोपोगेशन बताती है, यानी कि वो किस तरीके से मूव करती है। फिर आती है थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स में पहले वर्ड है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो यानी ये किससे डील करती है, टेम्परेचर के साथ में डील करती है। तो डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पर, यानी कि जो भी हमारे आसपास में चीजें हो रही है वो क्या है, बड़े लेवल पर है। तो उनके बारे में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड कंसर्न विद चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो उनके में क्या डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर में कैसे डिफरेंस आ रहा है उनके, या इंटरनल एनर्जी जो क्या है टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। वो किससे डील करती है, डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। यानी हमारे पास में जैसे लाइट जो है, जैसे फैन मूव कर रहा है हमारा, तो फैन कैसे मूव कर रहा है, या जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक जैसे मैग्नेट है वो कैसे मूव कर रही है, मैग्नेट से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज में उसको यूज ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना है रिलेटेड टू चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, तो उनसे रिलेटेड जो भी है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फिनोमिना, वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। यानी किससे डील करती है, डील्स विथ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यानी जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो जैसे कि एटम है, न्यूक्लियाई है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ डील करती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है वो दो लेवल पर काम करती है, या तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बड़े लेवल पर। तो इनमें से मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रोडाइनमिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है। और जो क्वांटम है वो क्वांटम ऐसी है जो किस पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है। अब नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस, यानी इनके बिना हमारा जो नेचर है उसका कुछ नहीं हो सकता, यानी सर्वाइव नहीं कर सकते हम किसके बिना। तो वही दो लेवल पर है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब वही बड़े लेवल पर कौन कौन से फोर्सेस है। तो बड़े लेवल पर दो फोर्स हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वही ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये हम सीधे सीधे समझ सकते हैं ग्रेविटी से। ग्रेविटी हमें क्या कर रही है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। हम अर्थ पे बेसिकली क्या है, या तो उल्टे लटके हुए हैं, तो हमारे जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, हमें अट्रैक्ट कर रहा है। दो बॉडी कौन है, एक तो अर्थ है और एक हम है, एज अ ह्यूमन हम, और एक दूसरा मास कौन हो गया, अर्थ। तो उन दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ के सरफेस ने हमें होल्ड किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है मैक्रोस्कोपिक में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का हमने पढ़ाई था क्या, जिसके चार्ज से रिलेटेड होती हैं चीजें। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी जब दो चार्ज हैं वो रेस्ट पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर वो सेम टाइप के हैं तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर वो डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या लगेगा, उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि जो हमने पढ़ा एटम या न्यूक्लियाई, तो उनके लेवल पर दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो स्टेबल है, वो वहां पर रेस्ट पर है। या उनको जो एक एटम है, एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनको न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स बाइंड करने का काम कर रहा है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो फोर्स दैट अपेयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। यानी न्यूक्लियर प्रोसेस कौन सा, जैसे बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हमारे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन है,
ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो इसका 10 पावर 25 टाइम्स कौन होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पावर 36 टाइम्स कौन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, 10 पावर 38 टाइम्स। यानी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीकेस्ट हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ये आपने पढ़ा ही होगा पहले 9th और 10th में कि कंजर्वेशन लॉस के बारे में। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, या जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते वो हो गया कंजर्वेशन लॉस। तो इसमें बेसिकली हम 4 कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अब एनर्जी से रिलेटेड भी यही बोलेगा कि एनर्जी क्या है, energy neither be created nor destroyed but it can change from one form to another form। यानी कि हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बॉल है, अगर ये रेस्ट पर रखी है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये क्या करेगी, ये बॉल मूव करने स्टार्ट करेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी सिर्फ क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, पर इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसके ऊपर आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी फिक्स रहेगा। सेम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहा, वही अगर क्या है, अब ये क्या करेगा, रोटेशन वाला है तो इसमें नो एक्सटर्नल टॉर्क, वहां फोर्स था, फोर्स की जगह आ जाता टॉर्क। तो टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम में आएगा फोर्स, एंगुलर मोमेंटम में आएगा टॉर्क। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब कि ना तो कुछ उसमें से बाहर जा रहा है ना ही कुछ उसके अंदर आ रहा है। तो वो क्या है, जैसे अभी हमने कोरोना में था आइसोलेट, यानी ना तो उस रूम से कोई बाहर जाएगा ना इस रूम के कोई अंदर आएगा, वो क्या है, आइसोलेट। तो जब भी हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली हम इसके अंदर लॉस पढ़ते हैं। तो ये हो गया है आपका बेसिक जो फिजिक्स का, जो पहले आपके पुरानी जो बुक्स में था ये आता था, तो ये अभी भी आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट।